पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल कोलॉइड का नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका मिल्क, दूसरा है बटर, तीसरा है पर्ल और चौथा है ऑल और कोलॉइड्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है ऑल। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा कोलॉइड के बारे में समझ लीजिए। कोलॉइड के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, आप उनको जान लीजिए। कोलॉइड जो होते हैं इसके पार्टिकल रेंज करते हैं बिटवीन 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, और ये पार्टिकल केवल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जा सकते हैं या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जा सकते हैं। ठीक है, और तीसरी बात ये कि ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, लाइट को स्कैटर करते हैं ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डिटर्जेंट हैव एन HLV वैल्यू इन द रेंज ऑफ। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डिटर्जेंट जो होते हैं उनकी HLV वैल्यू क्या होती है HLV स्केल पे। पहला ऑप्शन है आपका 0 to 3, दूसरा ऑप्शन है 6 to 9, तीसरा ऑप्शन है 9 to 12 और चौथा ऑप्शन है 13 to 16। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी। जो डिटर्जेंट होते हैं हमारे, इनकी HLV वैल्यू होती है 13 से 16। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं HLB वैल्यू और HLB स्केल के बारे में। तो HLB का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। ठीक है, ये एक स्केल है जिसपे बहुत सारी वैल्यूज दी गई हैं। उसके आधार पे हम सर्फेक्टेंट को डिसाइड करते हैं कि किस पर्पज के लिए हमें कौन सा सर्फेक्टेंट यूज करना है। ठीक है, ये स्केल सबसे पहले ग्रिफिन एक साइंटिस्ट थे हमारे, उनके द्वारा दी गई थी। तो ये है हमारी HLB स्केल। इसको डिवाइड किया गया है दो भागों में। ठीक है, एक है हमारा लाइपोफिलिक पार्ट और दूसरा है हाइड्रोफिलिक पार्ट। लाइपोफिलिक का मतलब लिपिड लविंग और हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 0 से 9 तक लाइपोफिलिक पार्ट है, इसके ऊपर की जो रेंज है हमारी वो हाइड्रोफिलिक में आती है। तो जिनकी HLB वैल्यू 1 to 3 होगी, 1 से 3 वो हमारे होंगे एंटी फॉर्मिंग एजेंट। फिर जिनकी 3 से 8 होगी वो होंगे हमारे वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट। फिर जिनकी HLB वैल्यू 7 से 9 होगी वो होंगे हमारे वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट। अब जिनकी वैल्यू 8 से 16 के बीच में होगी वो होंगे हमारे ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, जिनकी वैल्यू 13 से 16 के बीच में होगी वो होंगे हमारे डिटर्जेंट। ठीक है, यहां पर हम HLB वैल्यू के बेस्ड पे उनका फंक्शन बता रहे हैं। जितने भी सर्फेक्टेंट्स हैं हमारे, ऐसे एजेंट्स जिनकी 16 से ऊपर HLB वैल्यू है वो होंगे हमारे सॉल्वलाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिनकी वैल्यू 16 से 18 होगी वो सॉल्वलाइजिंग एजेंट की तरह यूज किए जाएंगे। तो ये है हमारी HLB स्केल। दोस्तों यहां पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं HLB वैल्यू पर। अगर आपको HLB वैल्यू पता है तो वो क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सर्फेक्टेंट हैविंग एन HLB वैल्यू ऑफ मोर देन 16 आर यूजफुल एज। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि HLB वैल्यू जिसकी 16 से ज्यादा है उनको हम किस लिए यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका एंटी फॉर्मिंग एजेंट, दूसरा ऑप्शन है सॉल्वलाइजिंग एजेंट, तीसरा ऑप्शन है डिटर्जेंट और चौथा ऑप्शन है वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है सॉल्वलाइजिंग एजेंट। अभी हमने पढ़ा था पीछे 16 से 18 जिनकी HLB वैल्यू होती है उनको हम एज अ सॉल्वलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरफेस टेंशन इज यूजुअली डिफाइंड एज द चेंज इन द सरफेस फ्री एनर्जी पर यूनिट चेंज इन। अब आपको यहां पर यह बताना है कि वो यूनिट चेंज लेंथ में होगा, वॉल्यूम में होगा, एरिया में होगा या डेंसिटी में होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है एरिया। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन द सरफेस फ्री एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया। ठीक है, तो आपका यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर द प्रॉपर वेटिंग ऑफ सॉलिड्स बाय लिक्विड द कांटेक्ट एंगल शुड बी नियरली। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कांटेक्ट एंगल के बारे में। कहा जा रहा है कि अगर प्रॉपर वेटिंग ऑफ सॉलिड्स होनी हो बाय द लिक्विड तो कांटेक्ट एंगल हमें कितना रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका 0, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 180 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 270 डिग्री। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है 0। अगर कांटेक्ट एंगल 0 है तो वहां पर प्रॉपर वेटिंग हो पाएगी सॉलिड्स की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगी, दूसरा ऑप्शन है बढ़ जाएगी, तीसरा ऑप्शन है घट जाएगी और चौथा ऑप्शन पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहां पर सी, जो कि है डिक्रीजेज। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन जो होगी वो साथ ही साथ डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज। आपसे सीधे सीधे यहां पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है उसकी यूनिट पूछी जा रही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है डाइंस पर सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है डाइंस इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है पॉइज और पांचवा ऑप्शन है आपका स्टोक्स या सेंटी स्टोक्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहां पर ई, जो कि है स्टोक्स और सेंटी स्टोक्स। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है उसकी यूनिट्स होती है हमारी स्टोक्स या सेंटी स्टोक।
लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पर विस्कोसिटी की, केवल विस्कोसिटी की, तो हमारी यूनिट हो जाएगी पॉइज या सेंटीपॉइज। ठीक है, अगर उसको हम सीजीएस में कन्वर्ट करें तो विस्कोसिटी की यूनिट हो जाएगी डाइन्स इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, चलो हम बता देते हैं आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। देखिए, विस्कोसिटी को अगर हम लिक्विड की डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो वो होती है हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेल्गमोमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेल्गमोमीटर को हम किस लिए यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका फॉर मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन, दूसरा ऑप्शन है विस्कोसिटी, तीसरा ऑप्शन है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट और चौथा ऑप्शन है कॉन्टैक्ट एंगल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है सरफेस टेंशन। स्टेल्गमोमीटर को हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज डॉट 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 एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सरफेस टेंशन क्या होगी लिक्विड की एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर। पहला ऑप्शन है आपका 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है नेगेटिव और चौथा ऑप्शन है मैक्सिमम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है 0 एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर। जो सरफेस टेंशन होती है लिक्विड की वो 0 होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, हायर द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डॉट 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 द कोहेसिव फोर्सेज ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सरफेस टेंशन जो लिक्विड की है वो अगर हायर है तो वहां पर कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे लिक्विड के अंदर वो कैसे होंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका वीकर, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रॉन्गर, तीसरा ऑप्शन है डबल, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है स्ट्रॉन्गर। जितना ही ज्यादा सरफेस टेंशन हाई होगी उतने ही हमारे कोहेसिव फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे लिक्विड के वो स्ट्रांग होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। देखिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका इट इज इक्वल टू विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अभी हमने आपको यही बताया था कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। अगर हम विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर दें लिक्विड की तो वो हो जाती है हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, जिसकी यूनिट होती है स्टोक्स एंड सेंटी स्टोक्स। तो आपका पहला ऑप्शन भी वही है और दूसरा भी वही है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टोक्स लॉ कैन नॉट बी यूज्ड इफ द रेनॉल्ड नंबर इज मोर देन। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमारा स्टोक्स लॉ कब अप्लाई नहीं होगा अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ज्यादा हो। पहला ऑप्शन है 0 से, दूसरा ऑप्शन है 0.2 से, तीसरा ऑप्शन है 1.0 से, चौथा ऑप्शन है 2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर बी। अगर रेनॉल्ड नंबर 0.2 से ग्रेटर है तो स्टोक्स लॉ को हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि स्टोक्स लॉ जो होता है उसको हम यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल इन द केस ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, और ये जो हमारा रेनॉल्ड नंबर है ये बताते हैं कि फ्लो वहां पर कैसा है, लेमिनर फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू वहां पर 0.2 से ग्रेटर है तो वहां पर फ्लो होगा टर्बुलेंट और उस केस में स्टोक्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, काउंटर काउंटर मेथड डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रिगार्डिंग। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि काउंटर काउंटर मेथड जो होता है हमारा वो किस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं देता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका पार्टिकल वॉल्यूम के बारे में, दूसरा ऑप्शन है नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तीसरा ऑप्शन है पार्टिकल शेप और चौथा ऑप्शन है पार्टिकल साइज के बारे में, पांचवा ऑप्शन है आपका बोथ सी एंड डी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है लास्ट, जो कि है बोथ सी एंड डी। जो काउंटर काउंटर मेथड होता है इसके द्वारा ना हमें पार्टिकल शेप और ना ही पार्टिकल साइज के बारे में पता चलता है। काउंटर काउंटर मेथड के द्वारा हम केवल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कलेक्ट करते हैं जिसको कि हम दोबारा से कन्वर्ट करते हैं पार्टिकल वॉल्यूम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड को हम किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ग्रेन्यूल डायमीटर, दूसरा ऑप्शन है ग्रेन्यूल डेंसिटी, तीसरा ऑप्शन है ग्रेन्यूल एरिया और चौथा ऑप्शन है ग्रेन्यूल वॉल्यूम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है ग्रेन्यूल डेंसिटी। मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड या लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज करते हैं हम फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्रेन्यूल डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर गुड फ्लो प्रॉपर्टीज एंगल ऑफ रिपोज शुड बी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। आपको यहां पर यह बताना है कि पाउडर की गुड फ्लो प्रॉपर्टीज हमें किस एंगल ऑफ रिपोज पे मिलेगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है लेस देन 30 डिग्री,
तीसरा ऑप्शन है 30 to 40 डिग्री और चौथा ऑप्शन है ग्रेटर देन 40 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है। ठीक है, तो देखिए एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन होती है इट इज द मैक्सिमम एंगल बिटवीन द हाइट ऑफ पाइल एंड हॉरिजेंटल सरफेस। हॉरिजेंटल सरफेस और जो पाउडर के पाइल की हाइट है उसके बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, जो कि पाउडर के फ्लो प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। और आपको यहां पर बताना है कि पाउडर की गुड फ्लो प्रॉपर्टीज के लिए एंगल ऑफ रिपोज कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है लेस देन 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री से कम है तो वहां पर गुड फ्लो प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अगर 30 से 40 के बीच में है तो पुअर फ्लो प्रॉपर्टी होगी, और अगर ग्रेटर देन 40 है तो वहां पर वेरी पुअर फ्लो प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो ये सारी लिमिट्स हैं जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस कैन बी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ न्यूटोनियन लिक्विड। आपको यहां पर यह बताना है कि किस एपरेटस का हम यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी फॉर न्यूटोनियन लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, दूसरा ऑप्शन है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, तीसरा ऑप्शन है ब्रोकफील्ड विस्कोमीटर और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है बोथ ए एंड बी। और जो ब्रोकफील्ड विस्कोमीटर होता है इसको हम नॉन न्यूटोनियन लिक्विड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनिट ऑफ रिलेटिव विस्कोसिटी इज। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि रिलेटिव विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है। पहला ऑप्शन है आपका पॉइज, दूसरा ऑप्शन है सेंटीपॉइज, तीसरा ऑप्शन है डाइंस इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है इट इज अ डायमेंशन लेस। तो देखिए ये तीन ऑप्शन जो ऊपर के हैं आपके, इनके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये तीनों यूनिट हैं हमारी विस्कोसिटी की। ठीक है, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी थी उसकी यूनिट होती थी स्टोक्स एंड सेंटी स्टोक्स, और जो विस्कोसिटी केवल होती थी उसकी यूनिट होती थी पॉइस, सेंटीपॉइस, डाइंस इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है इट इज अ डायमेंशन लेस। अगला क्वेश्चन है आपका, कोलॉइडल पार्टिकल कैन बी सीन अंडर। आपसे पूछा जा रहा है कि कोलॉइडल पार्टिकल को हम किसके द्वारा देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा ऑप्शन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तीसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और चौथा ऑप्शन है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो देखिए इसको हमने सबसे पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमने जब कोलॉइडल पार्टिकल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए थे तो वहां पर हमने बताया था कि इन पार्टिकल्स को हम केवल देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। दोस्तों आज की स्लाइड के क्वेश्चन हमारे ज्यादातर रियोलॉजी से थे, तो आइए यहां पर हम देख लेते हैं कि आखिर रियोलॉजी होती क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका स्टडी ऑफ पार्टिकल साइज, दूसरा ऑप्शन है स्टडी ऑफ डोजेस फॉर्म, तीसरा ऑप्शन है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और चौथा ऑप्शन है स्टडी ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखिए रियोलॉजी जो होती है ये होती है स्टडी ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, एक दूसरा यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो है स्टडी ऑफ डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो डोजेज फॉर्म की स्टडी हम करते हैं पोसोलॉजी में, तो कंफ्यूज मत होना, रियोलॉजी और पोसोलॉजी ये दोनों अलग अलग हैं। तो दोस्तों हमारी हर एक स्लाइड की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन है इन फॉर्म्स द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम आर रिस्पेक्टिवली। आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो फॉर्म होता है उसमें डिस्पर्स फेज क्या होती है और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका गैस एंड सॉलिड, दूसरा ऑप्शन है गैस एंड लिक्विड, तीसरा ऑप्शन है लिक्विड एंड गैस और चौथा ऑप्शन है सॉलिड एंड गैस। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्लीज फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।